Good morning to everybody. This is Sunita Paul Nikitan Senior Secondary School, Magrapnula, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Prayag Nagar, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. You are welcome to online classes for class 9. We are studying grammar. There are 4 topics in your syllabus. One is already over. Tenses is already over and subject verb concord. Concord का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, सहमति, कर्ता के अनुसार क्रिया की सहमति. दिस टॉपिक इज गोइंग ऑन, इट्स ऑलरेडी इन प्रोग्रेस एंड इसमें अलग अलग थोड़े नियम थे. बात यही होती है कि इसके मेन इस चीज़ के इस लेसन के अंदर हमको यही सीखना है कि जब भी हम एक करता होता है, दो करता होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं या किससे जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग कंजक्शन से जुड़े होते हैं, तो हमको वर्ब सिंगुलर यूज़ करना है या प्लूरल यूज़ करना. दैट इज द मेन लर्निंग ऑफ दिस टॉपिक, मेन एम ऑफ लर्निंग दिस टॉपिक. वैसे टेंस में भी आपने बहुत कुछ सीखा है, बट ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर. बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है. तो सब्जेक्ट क्या होता है? नंबर ए, ऑल वी नो. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. मैंने आपको ऑलरेडी कितने नियम सिखाए थे? 10 नियम. और आपको क्लास 9th में ये भी ध्यान रखना है कि आपको कितने नियम पढ़ने. ऑल नियम जरूरी नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी टू लर्न ऑल द rules. You have to learn only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रूल और फिर एक 19, 19 और 24, 24, ये 15 रूल आपको खाली पढ़ने. यही आपको कॉपी में लिखने. और जो हर एक रूल का आप इंग्लिश में उसका परिभाषा लिखते हो या नियम वो लिखते हो, उसके बारे में 4-5 एग्जाम्पल जरूर लिखना. मिनिमम 5 और ज़्यादा एज यू विश, आपकी इच्छा है उतना लिख सकते हो. तो ये रूल जैसे आपने समझा था, 10 रूल मैंने कल समझा दिए थे और 10वां रूल मैं वापस आज रिपीट कर देता हूँ. व्हाट वाज द रूल 10? रूल, ये कोई रूल निश्चित नहीं होती है, तो मैंने समझाने के लिए कहीं पे कोई रूल 5 होगा, कहीं 2 होगा, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन क्या वो रूल कहता है वो हमको समझना है. ठीक है, ये रूल क्या बोलता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे रूल 10 की इफ एनी सेंटेंस कंटेंट्स बोथ, मतलब कंटेंट होना, या कहते वाक्य शुरू बोथ से होता है, 2 कर्ता एंड से जुड़े होते हैं, तो वहां पर हमेशा बहुवचन की क्रिया आती है. वी यूज प्लूरल वर्ब. प्लूरल का मतलब क्या? बहुवचन की क्रिया प्रयोग में लेते हैं. तो ठीक, जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ. बोथ सी एंड हर हस्बैंड. बोथ सी एंड हर हस्बैंड, बोथ का मतलब दोनों, वह और उसके पति दोनों हैव कम, आए हैं या आ चुके हैं. तो यहाँ पे हमेशा हैव सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, तो इसलिए प्लूरल की वर्ब आई. और ये कौन सा टेंस है? बोथ सी एंड हर हस्बैंड हैव कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. बोथ सीता एंड कमला कुक फूड. देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है. बोथ मतलब दोनों, सीता और कमला दोनों खाना भोजन पकाती है, खाना पकाती है. कुक ये प्लूरल वर्ब है, एस लगता है तो सिंगुलर वर्ब हो जाती है. तो दिस वे यू हैव लर्नड ऑल 10 रूल्स. आज हम 11वां रूल शुरू करते हैं. रूल नंबर 11. We use plural verb when an adjective is placed as noun. देखिए वापस सुनिए. When we use plural verb when an adjective is used as noun. What is adjective? Adjective बोलते हैं क्रिया विशेषण का शब्द. जब हम कभी संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग, मतलब बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं. अब ये आप समझो, जैसे खाली मैं पुअर बोलूं, रिच बोलूं, ओल्ड बोलूं, यंग बोलूं, या वाइस बोलूं, डैड बोलूं, स्ट्रांग बोलूं, वीक बोलूं, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है. लेकिन इन एडजेक्टिव से पहले यदि द आर्टिकल लग जाता है तो वे लोगों का बोध कर, द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द ओल्ड बुढ़े लोग, द यंग युवा लोग, द वाइस बुद्धिमान लोग, द डैड मरे हुए लोग,
द स्ट्रॉन्ग मजबूत लोग, द वीक कमजोर लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। ये फर्क है। तो कहने का मतलब वी यूज प्लूरल वर्ब व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज नाउन। तो यहाँ पे थोड़ा सा है कि ये भी कि व्हेन भी एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल होना भी जरूरी है। अब यहाँ पे पुअर के पहले द आर्टिकल लग गए, सभी शब्दों के पहले तो संज्ञा का शब्द बनेगा और संज्ञा में भी बहुवचन का शब्द बन जाता है। तो ये आपको सही समझ में आ गया। तो ऐसे स्थिति में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं बहुवचन की क्रिया का। लेट्स सी 3-4 एग्जांपल्स। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। धनी लोग हमेशा प्रसन्न नहीं रहते हैं। रिच मतलब धनी, और द रिच दार लगते ही धनी लोग का बोध करवाता, इसलिए यहाँ बहुवचन आर आया। यहाँ कोई रिच एक वचन बहुवचन खाली रिच होता तो एडजेक्टिव द रिच आते धनी लोग का बोध करवाता है। द रिच आर ऑलवेज आर नॉट ऑलवेज। धनी लोग होते हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दे वांट मनी मनी। रात को 12 बजे भी उनको सपने में पैसे याद आते हैं। ठीक है, तो वो धनी खुश नहीं रहते रिच लोग। और गरीब ऐसे तो कोई भी खुश नहीं है दुनिया में, सबकी डिमांड डिजायर बढ़। आपने 9th में पोइम पढ़ी है ना, क्या पढ़ी थी, फायर एंड आइस। तो वो लोगों की इच्छाएं लिमिटेड होनी चाहिए। द यंग मतलब युवा लोग इन दिस फैमिली वर क्रूल। व्हाट इज क्रूल? निर्दयी, जो मतलब अत्याचार करते हैं। कि इस परिवार के जो जितने युवा लोग हैं वो निर्दयी हैं। ठीक है ना। द वाइज डोंट क्वेरल। व्हाट इज वाइज? बुद्धिमान। अभी द वाइज बुद्धिमान लोग झगड़ा नहीं करते हैं। कोई भी बुद्धिमान लोग झगड़ा में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे और दो देखो पीछे से। The honest are respected. Honest are respected. Honest का मतलब ईमानदार, ईमानदार लोगों का आदर किया जाए। पैसिव वॉइस है are respected। ईमानदार लोगों का, आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हमेशा ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिएगा। The honest are respected का मतलब ईमानदार का आदर, ईमानदार लोगों का आदर होता है। ये सही बात है। द रिच आर क्वाइट हैप्पी। अब यहाँ पे लिख दिया धनी लोग बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। ओके, एक और देखो दो एग्जाम्पल। द स्ट्रॉन्ग आर नॉट ऑलवेज टू विन। स्ट्रॉन्ग द मजबूत लोग हमेशा जीतने के लिए नहीं होते हैं। मोटे तगड़े इसका मतलब है वो हमेशा जीत जाएंगे, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होगा। स्ट्रॉन्ग आर नॉट ऑलवेज टू विन, क्या मतलब मजबूत लोग हमेशा जीतने के लिए नहीं होते हैं। द ऑनेस्ट नेवर टेल ए लाई। क्या बात मतलब हुआ? द ऑनेस्ट नेवर टेल ए लाई। ईमानदार लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ईमानदार लोग कभी झूठ नहीं बोलते। बहुवचन है देखो, नेवर, ये टेल्स नहीं है, टेल है, प्लूरल का वर्ब है। ओके, तो ये रूल 11 बहुत अच्छा है। आपको बहुत फ्यूचर में अंग्रेजी, जब आप बड़े होंगे अंग्रेजी बोलोगे लिखोगे हैं तो आगे बहुत काम आएगा। अब हम बात करते हैं रूल 12 की। इफ एनी सेंटेंस इज जॉइंड बाय एज वेल एज, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर, with and along with accompanied by, we use verb according to the subject placed these conjunction। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे वाक्य जो एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, बिसाइड से जुड़े हुए हैं, विथ से जुड़े हुए हैं, टुगेदर से जुड़े हुए हैं, along with से जुड़े हुए हैं, तो या accompanied by से जुड़े हुए हैं, यदि दो वाक्य ऐसे, तो हम क्या वर्ब किसके अनुसार लगाते हैं कि इनसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उनके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग है। वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर दीज कंजक्शन। मतलब ऐसे ये सब क्या, ऑल दीज वर्ड्स आर कंजक्शन, वो शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इन कंजक्शन से जो पहले सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक्सप्रेशन सच एज, ये सेम, फिर उसी को थोड़ा अलग वे में, एक्सप्रेशन सच एज टुगेदर, with, including, accompanied by, in addition to, or as well as, don't change the number of the subject। if subject is singular the verb is to, verb भी वही होगा उससे पहले। अब हम देखो इसका एग्जाम्पल करोगे तब समझेंगे। द मैनेजर एज वेल एज हिज 2 sons। अब ध्यान से देखिए, नियम ये बोलता है कोई दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े होते, उनसे पहले जो सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। अब यहाँ मैं
सेंटेंस क्या होता है, मैनेजर एज वेल एज हिज 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। अब देखो इतने हैं, मैनेजर भी है, उसके 2 बेटे भी है, उनकी 3 बेटियां, लेकिन यहाँ वाज आ गया। क्यों आया? नियम ये बोलता है जब 2 कर्ता और अधिक एज वेल एज या दूसरे शब्दों से जुड़े होते हैं, इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है, इसलिए वाज आया। वाज गोइंग टू द गार्डन, मैनेजर, उसके 2 पुत्र और 3 बेटियां कहाँ जा रही? गार्डन, बगीचे में जा रही थी। अब देखिए दूसरा, आई एज वेल एज माई मदर, आई एज वेल एज माई मदर। अब देखो आई से पहले आई है, एज वेल एज पहले आई सब्जेक्ट है, आई है माई मदर, यहाँ पे देखो एम आया। नियम बोलता है इनसे पहले आने दिया, एम आया। टेकिंग फूड, मैं और मेरी माताजी भोजन कर रहे हैं। यू एज वेल एज आई, अब यू है पहले, इसके अनुसार आ क्या आएगा? आर आएगा। यू अंग्रेजी बहुवचन को मानते हैं, यहाँ आई के अनुसार एम नहीं आएगा। जो इससे पहले, जो कंजक्शन से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है। यू एज वेल एज आई आर गोइंग टू स्कूल। सी एज वेल एज हर ब्रदर्स। अब देखिए सी एज वेल हर ब्रदर्स, यहाँ प्लूरल है, ये सी सिंगुलर है, लेकिन अब वर्ब इनके बाद में कैसा आएगा? सिंगुलर। क्यों आएगा? सी सिंगुलर है। हैज टेकन टी, मैं और मेरा भाई, मेरे भाइयों ने चाय पी ली या चाय पी चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और देखिए 2 लास्ट में आप 4-5 एग्जाम्पल लिखिए, समझ में आना चाहिए, नियम समझ में आ गया, यू कैन डू you can very well fill up any fill in the blanks जो परीक्षा में आएंगे। The actress along with, ये देखो ये भी शब्द आया था, चाहे एज वेल हो या along with हो या together with हो, तो इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया। एक्ट्रेस किसको बोलते हैं? अभिनेत्री। एक्ट्रेस विथ हर मैनेजर एंड सम फ्रेंड, यहाँ देखो इज आए। यहाँ बात तो 3 आदमियों की हो रही है, अभिनेत्री और उसका मैनेजर और उसके मित्र इस फंक्शन में भाग ले रहे हैं। अटेंडिंग का मतलब भाग लेना, तो लेकिन यहाँ न्यू अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इज इसलिए आया कि यहाँ अलोंग विथ से पहले सिंगुलर एक्ट्रेस है, इसलिए यहाँ इज अटेंडिंग द फंक्शन। मिस्टर माइकल अकम्पाइंड बाय, ये भी देखो एक कंजक्शन है, अकम्पाइंड बाय, इससे पहले तो एक सिंगुलर है, मिस्टर माइकल कोई नाम है किसी का, ओके। मिस्टर माइकल अकम्पाइंड बाय हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब देखो 3 है इसमें सेंटेंस में, माइकल है, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं, लेकिन यहाँ इज आया। क्यों इज आया? ये नियम ये कहता है कोई भी सेंटेंस अकम्पाइंड से जुड़ा हुआ हो तो उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। इज अराइविंग टुनाइट बाय ट्रेन, टुनाइट आ, ट्रेन का मतलब ट्रेन, कि माइकल, उसकी पत्नी और बच्चे आज रात ट्रेन से आ रहे हैं, ओके। लास्ट रूल, लास्ट नहीं, इसके बाद 2 और पढ़ेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, आपको 9th में यही पढ़ना। रूल नंबर 13, we use singular verb with collective noun। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सी गलतियां करते हैं इस नियम में। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपकी क्लास समूहवाचक संज्ञा होती है, टीम आपकी कोई खेलते हो तो टीम समूहवाचक संज्ञा होती है, फैमिली संज्ञा, आर्मी ऐसे होते हैं। तो कोई भी समूहवाचक संज्ञा के साथ में हम एक वचन का क्रिया का प्रयोग, लेकिन नहीं होता कई और, जिसको में कुछ विरोधाभास भी है, वो बाद में बात करेंगे। और कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स, कलेक्टिव नाउन्स वो शब्द होते हैं, या समूहवाचक संज्ञा के शब्द वो शब्द होते हैं संज्ञा के, दैट इम्प्लाई मोर देन 1 पर्सन। उसमें एक से ज्यादा तो होते हैं, लेकिन फिर भी हम सिंगुलर का प्रयोग कर, बट दैट आर कंसिडर्ड, लेकिन उसको क्या समझा गया? सिंगुलर। जैसे फैमिली में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड नंबर ऑफ पीपल होते हैं, लेकिन फैमिली एक वचन, उसको एक वचन की, माई फैमिली इज ऑनेस्ट फैमिली, मेरा परिवार एक ईमानदार परिवार। इज लगाया आपने, क्यों लगाया? क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन है, ओके। तो सिंगुलर टेक के सिंगुलर वर्ब सच है, जैसे पब्लिक, पब्लिक में कितनी जनता जनार्दन आती है, लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज करके फूड, भोजन,
भोजन खाने बैठते उसमें दाल चावल सब्जी पता नहीं कर्ड कितने होते हैं, लेकिन आप उसके लिए टुडे फूड फूड इज वेरी गुड, आज का खाना बहुत अच्छा है। सिंगुलर आर्मी, इंडियन आर्मी इज ए वेरी स्ट्रांग, भारतीय सेना जो थल सेना है बहुत मजबूत है। क्लास, ये क्लास में बहुत बच्चे होते हैं। सिंगुलर टीम, टीम में जैसे क्रिकेट 11। फर्नीचर, ये हमेशा सिंगुलर होता है, एस कभी नहीं लगता, याद रखिएगा। फर्नीचर में, फर्नीचर में टेबल कुर्सी सोफा, घर में कितने लकड़ी का जो आता है फर्नीचर का सामान होता है सिंगुलर होता है, उसमें भी एस नहीं लगता कभी भी। लगेज, ये भार, लगेजेस कभी नहीं होता अंग्रेजी में। ग्रुप ऑफ प्लेट्स, ठीक है। सीनरी, ये भी सिंगुलर होता है। मॉब, भीड़ को बोलते हैं मॉब, मॉब से मोमबत्ती वाला नहीं है मॉब, मॉब का मतलब भीड़। क्राउड, भीड़ को बोलते हैं। फैमिली, कमेटी, कमेटी की समिति या सभा को बोलते हैं। ओके, अब विल सी सम एग्जांपल। द पब्लिक हैज राइट टू नो, देखो पब्लिक, वैसे पब्लिक का मतलब बहुत आदमी होते हैं। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, हैज राइट, उनको अधिकार है किसका, जानने का। हाउ द मनी इज, इसमें कि पैसा कैसे खर्च, ये पब्लिक, जनता जनार्दन को, पब्लिक को ये अधिकार है जानने का कि पैसों को कैसे खर्च किया जाता है, पैसों को कैसे खर्च किया जाता। तो पब्लिक के बाद यहाँ हैज आया। द आर्मी ऑफ इंडिया, यहाँ लिखा भारतीय थल सेना इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज आया। अब आर्मी में तो 10-12 लैक्स पीपल है, एक दो नहीं है, कितने आए हमारे, 10-12-13-14-15 लाख आदमी होंगे भारतीय सेना में। अभी जब हम बात करते हैं दो आर्मी की तो फिर वो बहुवचन है, यहाँ में एग्जैक्ट आर्मी जो इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ फिर देखो आर्मीज, वाई हट के आई एस बहुवचन हो गया। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट द बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब सीमा, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं सीमा पर है। द क्लास इज गोइंग पिकनिक, अब क्लास में तो बच्चे जा रहे हैं 20-30 पिकनिक, इसलिए, लेकिन वो क्लास क्या होता है, कलेक्टिव ना, सिंगुलर, इज गोइंग, कक्षा पिकनिक जा रही है। और देखिए पीछे से और दो देख लो। द कमेटी डिसाइड्स हाउ टू प्रोसीड, अब ये कोई कमेटी बनती है, समिति बनती है तो उसमें बहुत आदमी होते हैं, लेकिन यहाँ सिंगुलर एस लगा, डिसाइड्स, निर्णय लेती है। हाउ टू प्रोसीड मतलब कैसे आगे, कोई भी कमेटी होती है, समिति होती है, निर्णय कैसे लेते हैं या आगे कैसे बढ़ते हैं, वो निर्णय लेती है। डिसाइड, निर्णय, हाउ टू प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। द फैमिली हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, मतलब फैमिली, परिवार का लंबा इतिहास है। हैज का मतलब होना, यहाँ हैव नहीं है, फैमिली बहुत लंबी, फैमिली मतलब एक परिवार में बहुत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भी बहुत लोग चले गए, ठीक है। ऐसा कोई परिवार नहीं होता जहाँ पे डेथ नहीं होती, हर परिवार में कि हम डेथें होती है, तो परिवार बहुत लंबी हिस्ट्री होती है। द फैमिली हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, परिवार का लंबा इतिहास है। लेकिन कुछ अभी बात करेंगे, विरोधाभास भी होता है, तो उसमें जैसे बट वी यूज प्लूरल वर्ब विथ पुलिस, पीपल एंड कैटल, ये याद रखना है। वो अभी तो जितने ऊपर शब्द थे उनके साथ सिंगुलर वर्ब का आपने यूज किया पब्लिक के साथ, लेकिन यदि वाक्य में पुलिस आए, पीपल आए, कैटल, व्हाट इज कैटल, सी ए, चाय वाली कैटल नहीं है ये, क्या बता सकते हो, सी ए डबल, मवेशी या पशु बोलते हैं जो जानवरों को, गाय घोड़े गधे भैंसे जो होती है ना, उनको कैटल बोलते हैं। कैटल का मतलब पशु या मवेशी। ओके, तो यदि ये 3 शब्द यदि वाक्य में आते हैं, इनके साथ बहुवचन की क्रिया आती है। क्यों आती है, ये कुछ अपवाद होगा, अंग्रेजी में विरोधाभास होगा। ये भी कलेक्टिव नाउन है, पुलिस, पीपल एंड कैटल, ये भी क्या है, वी कैन से जस्ट लाइक ए कलेक्टिव नाउन, बट इनके साथ में हमेशा बहुवचन की क्रिया आती है। अब देखो, पीपल आर सर्चिंग द थिप, लोग चोर को ढूंढ रहे हैं, पीपल बहुवचन है, यहाँ आर आया, ठीक है। पीपल वर हैप्पी एट द न्यूज, लोग समाचार पर प्रसन्न थे। कैटल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, मवेशी जंगल में जा रहे हैं, तो आर आया। ओके, मैनी पीपल किल्ड इन द एंशियंट एक्सीडेंट, तो यहाँ पे एक्चुअली मैनी पीपल, यहाँ तो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में से कोई सेंस नहीं निकलता। ओके, अब पुलिस, ये पुलिस आ गया ना, पुलिस हैव अरेस्टेड द डाकू, डाकू किसको बोलते हैं, गुंडा को, गुंडाज को, तो पुलिस ने गुंडों को पकड़ लिया, अरेस्ट, गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस के साथ बहुवचन की क्रिया आया, ठीक है।
अब कुछ ये और है इसमें, अभी 9th में एक ज़्यादा इसमें आप कुछ और भी अपवाद है इसको। कभी कभी कोई फैमिली मेंबर में, कमेटी में के अंदर कोई विरोधाभास होता, सहमति नहीं होती है, तो वहाँ कभी कोई प्लूरल वर्ब भी आती है। वी यूज सिंगुलर वर्ब विद कमेटी एंड जूरी। कमेटी और जूरी में से ऊपर आया था, हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इफ देयर ओपिनियन इज कंसेंट, कंसेंट का मतलब एक सहमति में होते हैं तब तो सिंगुलर। यदि क्या होता है तो फिर उनमें कोई सहमति नहीं बनती है तो प्लूरल वर्ब आती। इफ जजमेंट इज डिफरेंट, ये जजमेंट कोई निर्णय भिन्न लिया जाता है, तो ये 9th वालों का भी साथ ऐसा आपके परीक्षाओं में कंफ्यूजन नहीं करेगा, बट ये एडवांस स्टडी के लिए थोड़ा जानना जरूरी होता है। डिफरेंट मेंबर्स देन वी यूज प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब एक कमेटी होती है 5-10 सदस्य, सभी का एक मत रहता है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब आ गया, चाहे वो फैमिली भी क्यों नहीं हो। लेकिन यदि कोई कमेटी में, फैमिली में, परिवार में सब में सहमति नहीं बनती है तो कई बार वहाँ पास्ट प्लूरल वर्ब भी आता है। जैसे एक दो मिनट आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। कमेटी हैज बीन फॉर्म फॉर दिस, तो हैज बीन फॉर्म कमेटी इसके लिए बनाई गई, ये तो ठीक। कमेटी इज कंसिडरिंग ओवर दिस मैटर, ये कमेटी है इस मैटर के ऊपर समझ रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। डिवाइड मतलब बंट गई, कोई सहमत, कोई बिंदु था ऐसा, कोई पॉइंट था, उस पर कमेटी बंट गई, एक सहमति नहीं थी। यहाँ देखो प्लूरल आ गए, वैसे तो सिंगुलर आता लेकिन सहमति सबकी एक नहीं थी तो यहाँ पे वर आया। ऐसे देखो फैमिली, माई फैमिली हैव नेवर बीन एबल टू एग्री। अब देखो नेवर बीन एबल टू मतलब मेरे परिवार के जब सदस्य कोई एक मत नहीं होते हैं, एक साथ नहीं रहना चाहते या ऐसा कोई झगड़ा, तो उसमें आपने देखो यहाँ पे प्लूरल वर्ब, सभी सहमत तो हो जाते हैं कोई चीज पे, तो आप क्या करते हैं, माई फैमिली हैज बीन एबल टू एग्री, तो यहाँ नेवर बीन एबल टू एग्री। तो इसमें ज्यादा अभी ध्यान नहीं देना, आपको ऊपर वाली चीजें इतना ही समझना। तो ये रूल 13 तक ही आपको कॉपी में लिखना। अब 2 रूल और थे, ये 14-15 अभी आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, लिखना भी चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आपने पहले 13 रूल पढ़ लो, 1 से 13, उसके बाद रूल नंबर 19 ये आपको जानना है। रूल नंबर 19 क्या है, देखिए, वी यूज सिंगुलर वर्ब बिफोर सम प्लूरल नाउन। कोई ऐसे बहुवचन के संज्ञा के शब्द होते हैं, उनके साथ हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, विच इंडिकेट और डिनोट सम डेफिनेट नंबर, क्वांटिटी, डिस्टेंस, अमाउंट, टाइम एक्सेट्रा। कि वो लगने में तो प्लूरल वर्ब है, आपको लग रहा है प्लूरल मतलब संज्ञा है, लेकिन वो क्या कर रहा था, कोई एक निश्चित संख्या का, मात्रा का, दूरी का, समय का कोई बोध करवाता है, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होती है। दैट्स क्या मतलब, दैट सीम्स टू बी वन यूनिट व्हेन ए प्लूरल नाउन डिनोट्स, डिनोट्स का मतलब इंगित करती है सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, अमाउंट एज वेल एज ए होल, एक के रूप में, द वर्ब जनरली सिंगुलर। अब देखो कैसे आप एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा। 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। अब देखिए 15 मिनट्स, जैसे कोई लोग भाषण दे रहे हैं, कोई आपकी वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट, स्पीच हो रहा है, और जो वहाँ बोलने आते हैं हर एक को 15-15 मिनट दिया जाता है, तो एक 15 मिनट सबको एक निश्चित टाइम है। 15 मिनट्स इज आ गया, जो कि तो बहुवचन है 15 मिनट, लेकिन ये एक निश्चित मात्रा का बोध करवाते यहाँ पे इज आया। 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। 50,000 रुपीज इज ए लार्ज सम, एक बड़ा मतलब रकम होती है। 50,000 एक बड़ी रकम होती है, लेकिन 50,000 रुपीज यहाँ इज क्यों है, ये 50,000 हम एक निश्चित मात्रा रुपए की बात कर रहे हैं। 3/4 ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस व्यापार का 3/4 भाग इज लेफ्ट फॉर मी टू डू, मेरे लिए करने के लिए छोड़ा गया। तो यहाँ पे 3/4 ऑफ द बिजनेस मतलब एक निश्चित मात्रा का जो बिजनेस व्यापार का भाग है वो मेरे लिए करने के लिए छोड़ा गया। ये 5 किलोमीटर, अब बात किसकी करें, 5 किलोमीटर निश्चित बोल दीजिए दूरी की, यहाँ इज आया। लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 5 किलोमीटर एक लंबी दूरी होता है चलने के लिए, वॉक। और देखो अभी कुछ को थोड़ा बहुत इधर भी देखो, ए मेजोरिटी इज, ए मेजोरिटी मतलब
एक बहुसंख्यक लोग होते हैं, इज ऑलवेज राइट। मेजोरिटी मतलब बड़े संख्या में लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, राइट। यहाँ मेजोरिटी का मतलब बहुत होते हैं, इसलिए एज आया। ए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है तो आर यहाँ प्लूरल है। अब तो कहने का मतलब है ए मेजोरिटी सिंगुलर वर्ब भी लेती है, ए मेजोरिटी ऑफ। जब ए मेजोरिटी के साथ में ऑफ जुड़ गया तो वहाँ प्लूरल वर्ब आती है। तो ये थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रखना। ए मेजोरिटी इज, तो यहाँ ऑफ नहीं है, इज आया। ए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, यहाँ ऑफ आते ही प्लूरल वर्ब आ गया, ये याद रखना है। उसके बाद आपको एक और है आपके कोर्स में 24, इतने आप नियम पढ़ लेते हैं तो बहुत होता है। क्लास 9 में 1 से 13, 19 और 24 रूल आप अपनी कॉपी में लिखोगे। रूल 24, वी यूज प्लूरल वर्ब आफ्टर ए नंबर ऑफ, हम लोग बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं यदि वाक्य में ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील, plenty ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल एक्सेट्रा, बट सिंगुलर वर्ब आफ्टर द नंबर ऑफ। लेकिन यदि द नंबर ऑफ है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। ए नंबर ऑफ बुक्स, देखो यहाँ लिखा है ए नंबर ऑफ बुक्स, देखो ए नंबर ऑफ बुक्स वर स्टॉलन, ये बहुत सारी किताबों की चोरी हो गई थी, तो यहाँ हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर आया, टेकिंग द, कुछ मात्रा में विद्यार्थी, कुछ संख्या में, मात्रा नहीं संख्या में विद्यार्थी आराम कर रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्क, कहने का मतलब ये जो ए स्मॉल नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ द डिफॉल्टर्स, द नंबर ऑफ द बुक्स, इन सब के साथ में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे तो बहुवचन आ रहा, सब में बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ द डिफॉल्टर्स, यहाँ एक और हमने नियम में सीखा था, ये नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ डिफॉल्टर, द नंबर ऑफ, तो फिर सिंगुलर आ रहा, देखिए द नंबर ऑफ द डिफॉल्टर्स हैज कम डाउन, डिफॉल्टर बोलते हैं दोषी या कोई गलत काम करते हैं। द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वाज 6, द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ द बुक्स ऐसे हो तो फिर वहाँ पे सिंगुलर आएगा। लॉट्स ऑफ पीपल आया तो फिर बहुवचन आएगा। लॉट ऑफ, ये सब लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, पेलेंट, इनके सब के साथ में बहुवचन की क्रिया आएगी। द नंबर ऑफ, लेकिन याद रखिए द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर, ये नियम में भी शायद लिखा है इधर द, बट ये देखो यहाँ पे लिखा है बट सिंगुलर वर्ब आफ्टर द नंबर ऑफ। ये आप रूल्स अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो ये आपको समझ में आ जाता है। तो दीज आर द ओनली रूल्स फॉर क्लास 9, 10th, 11th, 12th के अंदर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। टुमारो वी विल डू सम एक्सरसाइजेज, यहाँ पे और भी रूल है, आप जिसको अच्छा लगे उसको पढ़ लीजिए। मैं कल ये थोड़ा कोई मिसलेनियस बातें, छोटी मोटी बातें, इसके बारे में बात करेंगे और एक दो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये छोटी जो एक्सरसाइज करके टुमारो विल फिनिश दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आप कॉपी में क्या लिखोगे, 1 से 13 रूल्स, 19 और 24 अपनी कॉपी में। कल हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इन रूल्स की ऑल टुगेदर मिला करके। एंड ये एक्सरसाइज देखो यहाँ किया हुआ है, एंड दिस PDF विल बी गिवन टू यू टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।